बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डू फरवरी 2025 पेपर। ओके, इसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए हैं। सॉरी आई एम बिट लेट। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि मदर इन आईसीयू डायग्नोज इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, इसका फुल क्वेश्चन ये था कि मदर आईसीयू में है, उसको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ हुआ है और आपने जो सन है उसको क्या प्रोटेक्शन देनी है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टेम में ये नहीं बताया हुआ कि सन की एज कितनी है, कितना क्लोज़ली उसका एक्सपोज़र हुआ है, उसको पहले वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई, ठीक है? अब आपने इन सारी चीज़ों के बेस पे डिसाइड करना होता है कि आगे आपने क्या करना है। अगर जो एक्सपोज़र जिस पर्सन का हुआ है उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई, सबसे पहले आपका काम है कि आपने उसे वैक्सीनेट कर देना है, ठीक है? उसके बाद जो सेल्टामेविर हमने हर पर्सन को नहीं देनी होती, हमने देनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द सम फैक्टर्स। हमने एज की बेस पे एज अगर किड है या फिर ओल्ड एज है, ये दोनों स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट की पर्सन की जो है ना इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इसमें आपने देनी है। कोमॉर्बिडिटीज़ अगर हैं, डायबिटिक है, क्योंकि कोई और क्रॉनिक डिज़ीज़ चल रही है, वैक्सीनेशन स्टेटस अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई, हाउ क्लोज़ द एक्सपोज़र अगर सन एक्सपोज़ हुआ है तो इसका मतलब बहुत क्लोज़ली एक्सपोज़ हुआ है, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज़ थिंग्स जो हैं आपने पेशेंट को अ, आगे ओसेल्टामिविर देनी है, ठीक है? अब ये है कि पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस विदिन आपने 48 आवर्स देना होता है, 2 डेज़ के अंदर-अंदर, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। ओसेल्टामिविर की डोज़ होती है 75 एमजी ओडी फॉर 7 टू 10 डेज़। अब इसमें क्वेश्चन में उसने वैक्सीनेशन भी बताया हुआ है कि आपने वैक्सीनेशन देनी देनी है, ये ओसेल्टामिविर देनी है, तो आपका मेन जो इसका आंसर होगा ना, अगर उसने आपको बता दिया कि वैक्सीनेटेड नहीं है पेशेंट, तो फिर आपका मेन आंसर ये होगा कि आपने ओसेल्टामिविर प्लस वैक्सीनेशन दे देनी है, ठीक है? अगर वो आपको बता देता है कि पेशेंट वैक्सीनेटेड है, फिर आपने देख लेना है कि अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और एडल्ट है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट किड है और उसका बहुत क्लोज़ एक्सपोज़र हुआ है वैक्सीनेशन के साथ भी, फिर आप उसे ओसेल्टामिविर दे दें, या ओल्ड एज है या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उसमें भी आप उसको ओसेल्टामिविर दे दें, ठीक। तो आपने उस टाइम ये डिसाइड करना है कि आपने पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ दीज़ थिंग्स जो हैं, आपने क्या करना है आगे। आगे आपका क्वेश्चन था एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, एएलटी लेवल उसने 1200 बताया हुआ है। अब हमने ये डिस्कस किया था कि एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके एलएफटीज़ 3 टाइम्स से ज़्यादा अपर लिमिट पे जाएँगे, तो आपने पेशेंट को स्टॉप कर देनी है सब ड्रग्स। और अगर सिम्प्टोमेटिक है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो 5 टाइम्स से ऊपर जाएँगे, सिम्प्टोमेटिक है तो 3 टाइम्स से ऊपर, और 1200 इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आपने सब ड्रग्स स्टॉप कर देनी है और उसके बाद आपने रिफेम्पिसिन को रीइंट्रोड्यूस करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ड्रग इंड्यूस्ड लूपस का। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस बेसिकली इसमें ये होता है कि इसका ये नहीं होता कि वो आपको बताएगा कि पेशेंट ने ड्रग शुरू की और उसको फिर ये सब कुछ हो गया। हो सकता है पेशेंट 10 ईयर से ड्रग्स ले रहा हो, ये वो वाली ड्रग हाइड्रोलिज़िन या प्रोकेनामाइड, और एकदम जो है उसको जॉइंट पेन्स और ये सारा कुछ शुरू हुआ, तो किसी भी टाइम पेशेंट को ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। इसमें मेन ये चीज़ ये होती है कि इसमें पेशेंट ठीक किस तरह होता है, आपने ड्रग को स्टॉप करना होता है, ठीक है? इसका एसएलई के साथ डिफरेंशिएट करने का पॉइंट ये है कि इसमें किडनी एंड सीएनएस पेयर्ड हो जाता है। जो 2 वाइटल ऑर्गन्स हैं एसएलई में, किडनी इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है? किडनी ने किसी न किसी तरह, किसी न किसी लेवल पे इन्वॉल्व होना है। लेकिन जो आपका ड्रग इंड्यूस्ड लूपस में, उसमें किडनी एंड सीएनएस पेयर्ड हो जाएँगे। आपने मोस्ट कॉमन ड्रग्स याद रखनी है, एग्ज़ाम में भी हाइड्रोलिज़िन एंड प्रोकेनामाइड ही दी जाती हैं, सब ड्रग्स याद नहीं होती। एटलीस्ट ये 2 ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए। आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन में बताना चाहिए कि एएनए पॉज़िटिव मिलेगा, हallmark फीचर होता है एंटी-हिस्टोन एंटीबॉडी पॉज़िटिव, और यही बात याद रखनी है कि इसमें डीएससीएनए हमेशा नेगेटिव होगा और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स नॉर्मल होंगे। जो हमारा एसएलई होता है उसमें डीएससीएनए पॉज़िटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स लो होते हैं, लेकिन इसमें डीएससीएनए नेगेटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स नॉर्मल होते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है ड्रग को स्टॉप करना है। आपने जो है वो जो इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन्स वगैरह, एनसाइड से स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, बट मेन ट्रीटमेंट इज़ स्टॉप द ड्रग। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थायरॉइड स्टॉर्म का है। थायरॉइड स्टॉर्म में आपको पता है क्या-क्या होता है। पेशेंट आपके पास पहले से हाई थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट होगा, हाइपरथायराइडिज़्म का जो अनकंट्रोल्ड होगा। आपके पास फीवर, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, पैल्पिटेशंस, एरिथमियाज़, हो सकते हैं सीज़र्स, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो पेशेंट प्रेज़ेंट होगा। सो दैट इज़ थायरॉइड स्टॉर्म। आपको पता चल गया कि हाइपोथायराइडिज़्म का पेशेंट था, ये सारा कुछ हुआ है। तो थायरॉइड स्टॉर्म इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। पेशेंट किसी सर्जरी के बाद भी डेवलप कर सकता है, किसी इन्फेक्शन के बाद भी डेवलप कर सकता है, किसी शॉक के स्टेट में भी डेवलप कर सकता है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि उसको एंटी थायरॉइड ड्रग दे दी, आपने नेक्स्ट क्या करना है? तो बेसिकली इसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में करें, ये आपका टॉक्स का वो होता है, स्टेशन होता है थायरॉइड स्टॉर्म का, मेरे आईएमएम का स्टेशन था। उसने कहा हुआ था कि पेशेंट जो है ना उसकी हुई है, सर्जरी हुई है, कोई भी हिस्ट्री नहीं दी हुई थी। आपका सिनेरियो था कि एक पेशेंट है, उसको सर्जरी हुई है और सर्जरी के 1 डे के बाद उसको पैल्पिटेशंस और ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया है, तो अब जो है ना उसको क्या हुआ है, तो वो थायरॉइड स्टॉर्म था बेसिकली, ठीक है? तो उस टाइम जो है ना उन्होंने इतने क्लूज़ नहीं दिए होते स्पेशली टॉक्स पे। अब ये है
कि उन्होंने कहा हुआ है कि एटीडी दे दी है, आपने आगे क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि आपने सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं उसकी पल्स कंट्रोल करने के लिए 60 टू 80 mg 4 टू 6 आवर्स, ठीक है? हमेशा बीटा ब्लॉकर्स आयोडीन से पहले देने हैं आपने। बीटा ब्लॉकर्स दिए, फिर आपने एंटीथायरॉइड ड्रग्स दी जिसमें आपने प्रोपाइलथायोयूरेसिल देनी होती है। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जल्दी है, रैपिड है, ठीक है? कार्बिमाज़ोल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लेट स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने एंटीथायरॉइड ड्रग देने के 1 आवर के बाद आयोडीन स्टार्ट करना है और फिर आपने स्टेरॉइड्स देने हैं साथ। तो अब आपने देखना है कि अगर उसने आपको बता दिया हुआ है ना कि एटीडी जो है वो दे दी है, आपने आगे क्या करना है? अगर बीटा ब्लॉकर्स उसने पहले ही दे दिए हुए थे पेशेंट को, फिर आप पेशेंट को क्या दें? आयोडीन दें 1 आवर के बाद। अगर उसने बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए हुए तो फिर आप बीटा ब्लॉकर्स दें। बेसिकली थायराइड स्टॉर्म का जो क्वेश्चन आता है ना मोस्टली इस तरह आता है कि उसने सिनेरियो दिया होता है और उसने पूछा होता है कि आपने क्या करना है, उसने तीनों चीज़ें आपको लाइन में बताई होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपाइलथायोयूरेसिल एंड स्टेरॉइड, तो उसका आंसर ये बनता है, ठीक है? अगर उसने तीनों ऑप्शंस नहीं नेक्स्ट का बोल दिया, तो एटीडी के साथ उसने अगर बीटा ब्लॉकर्स नहीं दी हुई, सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स दें और उसके बाद आयोडीन दें। ओके, आपका जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 सेकंड। ओके, ब्रुसेलोसिस। अब हाँ, बेसिकली आपका इस तरह से स्टेम दी हुई है कि फ़ीवर पेशेंट को 3 वीक से फ़ीवर है, वेट लॉस है, कफ है, बोन पेन है और क्या हुआ हुआ है, आगे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली ब्रूसिलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस दोनों क्रॉनिक इलनेसेस हैं और दोनों जो है ना वो इसके फीचर्स जो है ना वो मिक्स होते हैं। जो ब्रूसिलोसिस होता है हमें पता है कि ये एनिमल से स्प्रेड होता है, मोस्टली रॉ मिल्क इनटेक की वजह से होता है, इसलिए पाकिस्तान में ब्रूसिलोसिस के केसेस आते हैं। और क्योंकि ये टीबी के साथ हम इसे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं और हम हर पेशेंट जो क्रॉनिक इलनेस के साथ आया उसको टीबी कंसीडर करता है, तो ब्रूसिलोसिस ना अक्सर स्पेशली जो फिजिशियंस होते हैं वो मिस कर जाते हैं। तो पेशेंट जो है ना वो एक रॉन्ग लाइन पे ट्रीट होता रहता है। इसका हॉलमार्क फीचर ये होता है वैक्सिंग वेनिंग फीवर, मतलब फीवर होगा, ठीक हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। क्रॉनिक फीवर होगा, 2 वीक से ज़्यादा का होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, फटीग, मलेज़, आर्थ्राल्जिया, मायल्जिया, वेट लॉस, ये सारे फीचर्स हैं टीबी के जैसे। अब अगर आप ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट देखिए, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर सैक्रोइलाइटिस होता है। जो पेशेंट अगर आपके पास आएगा बैक पेन के साथ, उसका फीवर के साथ ना बैक पेन की बड़ी टिपिकल हिस्ट्री देगा। ठीक है? प्रोलॉन्ग फीवर एट 2 टू 3 वीक्स और साथ पेशेंट की सिवियर बैक पेन। सो मोस्ट कॉमन फीचर जो है ना इसका, अगर आप ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करें ब्रूसेलोसिस की, तो वो सैक्रोइलाइटिस है, ठीक है? उसके बाद आपका आगे आ जाएगा एपिडिडोमायोकार्डिस हो सकता है, जो थर्ड चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी ना स्टेम में, वो एचएसएम लिखा हुआ था, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली है वो, ठीक है? और एंडोकार्डाइटिस, ये सारा कुछ हो सकता है। अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर पूछेंगे तो ब्लड कल्चर और सीरोलॉजी होते हैं, पीसीआर, जो भी बेस्ट होता है ब्लड कल्चर। अगर ब्लड कल्चर आपको नहीं मिलता तो फिर आप बोन मैरो की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसकी पूछी जाती है, ट्रीटमेंट जो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 एमजी बीडी फॉर 6 वीक्स देते हैं, उसके बाद साथ रिफेम्पिसिन देती हैं डेली 6 वीक्स के लिए। अब ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रूसिलोसिस भी आपका टॉक्स का स्टेशन है, स्पेशली पार्ट 2 का। अच्छा, अब ट्रीटमेंट आपने याद रखनी है, टॉक्स में ज़्यादा जो है ना फ़ोकस उनका ट्रीटमेंट वगैरह पे होता है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है आपने, सिंपल केस है तो डॉक्सीसाइक्लिन दे देनी है 6 वीक्स के साथ रिफेम्पिसिन दे देनी है, कॉम्प्लिकेटेड है तो डॉक्सी और रिफेम्पिसिन के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड ऐड कर देनी है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हमें पता है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन सेफ नहीं होती, तो उसमें रिफेम्पिसिन के साथ ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल देनी है, ठीक है? तो ये आपको ब्रूसिलोसिस का थोड़ा-सा याद रखना है कि मोस्ट कॉमन फीचर सैक्रोइलाइटिस होगा फीवर के साथ, और बाकी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं। अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था कि डॉटर एब्नॉर्मल मूवमेंट्स एंड बिहेवियर, ठीक है? अब एब्नॉर्मल मूवमेंट्स के साथ जब बिहेवियर की बात आती है तो हमेशा याद रखना विल्सन डिज़ीज़ होती है। विल्सन डिज़ीज़ में हमें पता है बेसल गैंग्लिया में जाके क्या होता है, आपका कॉपर डिपॉज़िट हो जाता है। जब कॉपर बेसल गैंग्लिया में डिपॉज़िट होता है तो बेसल गैंग्लिया की वजह से पेशेंट को कोरिफॉर्म मूवमेंट्स आती हैं, ठीक है? और कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, डिस्टोनिया और ये सारा कुछ, ये मेरे क्लिनिकल का जब मेरा फर्स्ट टाइम क्लिनिकल फेल ही हुआ है तो मेरा जो केस था लॉन्ग केस, दैट वाज़ विल्सन डिज़ीज़। और हम क्योंकि मेडिसिन में मैंने विल्सन डिज़ीज़ का सिर्फ़ पहले एक ही पेशेंट देखा हुआ था और मैंने उसको इतना फ़ोकस नहीं किया हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेडिसिन में विल्सन डिज़ीज़ के केसेस नहीं आते। शी हैड न्यूरोसाइकियाट्रिक फीचर्स, उसको सूडोबल्बर पाल्सी के फीचर्स थे। वो पेशेंट जो थी उस टाइम अपनी बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं थी। उसकी हिस्ट्री उसकी मदर ने दी थी। उसकी वो बस आपको जब आप उससे किसी भी बात के लिए कुछ भी पूछते थे, ये एग्ज़ामिन करते थे, तो वो जस्ट आपको स्माइल देती थी या लाफ़ करती थी, ठीक है? तो इसका मतलब उसको सूडोबल्बर पाल्सी के फीचर्स आ रहे थे, इमोशनल एबिलिटी थी, वो एग्ज़ामिनेशन वगैरह नहीं करा रही थी, शाउट करती थी ये वो, और साथ उसको क्या-क्या फीचर्स थे, एब्नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी थी। ठीक है? स्पेशली अपर लिम्ब्स की, साथ उसको डिस्टोनिक फीचर्स है। डिस्टोनिया का मतलब ये होता है उसकी कुछ जो इंडेक्स एंड मिडल फिंगर थी वो फ्लेक्स्ड पोज़ीशन में जा चुकी थी, ठीक है? और वो स्ट्रेट नहीं होती थी, और बाकी जो है वो उसके बाकी सब कुछ एग्ज़ामिनेशन नॉर्मल था। तो ये अगर बिहेवियर प्रॉब्लम्स विद द एब्नॉर्मल मूवमेंट्स, ये याद रखना है कि विल्सन डिज़ीज़ होती है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन में आपने करना होता है
हमने इन्वेस्टिगेशन विल्सन की बहुत बार डिस्कस की है कि मेनली आपने 24 आवर यूरिनरी कॉपर इसमें मोस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। टोटल कॉपर डिक्रीज़ हुआ होता है, 24 आवर यूरिनरी कॉपर इंक्रीज़ हुआ होता है, फ्री कॉपर भी इंक्रीज़ होता है, बाइंड कॉपर कम होता है, सेलुलर प्लाज्मिन का लेवल कम होता है। ट्रीटमेंट आपने इसकी डिस्कस की हुई है कि इसमें डी-पेनिसिलामीन आपने देनी होती है, मेन ट्रीटमेंट वही है। अगर वो आपको ये सारे फीचर्स बताएगा और बेस्ट ट्रीटमेंट पूछेगा तो वो डी-पेनिसिलामीन है। अगर वो आपको बताता है कि लिवर सिरोज़ हो गया है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी, डीसीएलडी के फीचर्स हैं, फिर बेस्ट ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट है। अगर ये सारा कुछ होने से पहले जो है वो विल्सन डिज़ीज़ है जस्ट, तो उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है डी-पेनिसिलामीन। आगे आ जाता है ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। एक मेडिकेशन पे था, वन मेडिसिन डेवलप एब्नॉर्मल मूवमेंट जिसमें रिदिंग ऑफ टंग हो रही है, फिंगर मूवमेंट्स हो रही हैं। अब आपने याद रखना है कि शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ना, उनके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें जो और 2 डेज़ में डेवलप होते हैं तो वो एक्यूट डिस्टोनिया होता है। एक्यूट डिस्टोनिया का मतलब क्या, नेक रिजिडिटी हो जाएगी, जैसे एक्यूट डिस्टोनिया हमारा होता है मीटोक्लोप्रामाइड, जब हम लोग अगर इसका हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है ना मीटोक्लोप्रामाइड का, उस टाइम डिस्टोनिया होता है पेशेंट को। तो नेक ट्विस्टिंग और टॉर्टिकोलिस और जॉ स्पैज़्म, तो ये इसके एक्यूट फीचर्स में आता है। एक्यूट डिस्टोनिया टंग प्रोट्रूजन हो जाती है। सब एक्यूट जो डेज़ टू वीक्स में डेवलप होता है वो एकैथीसिया होता है। एकैथीसिया क्या होता है, रेस्टलेसनेस होगी, पेसिंग मतलब पेशेंट से बैठा नहीं जाएगा, रेस्टलेस होगा। उसके बाद आपका जो क्रॉनिक आता है मंस्ट्रुएशन में से टार्डिव डिस्काइनेसिया कहते हैं, जिसके फीचर्स यहाँ आपके आपको दिए हुए हैं, लिप स्मैकिंग, टंग रोलिंग, च्यूइंग, कोरियोथेटॉइड मूवमेंट्स, ये होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट। रिदिंग ऑफ टंग मतलब टंग रोलिंग करेगा, च्यूइंग खुद ही करता रहेगा। कोरियोथेटॉइड मूवमेंट जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये होती हैं बेसल गैंग्लिया की वजह से। तो ये बेसिकली पेशेंट को क्या हुआ हुआ है। अब आगे उसने ना आपको ऑप्शन दिए हुए थे कि एकथीसिया है, टार्डिव डिस्काइनेसिया, पार्किंसनिज्म या हंटिंगटन। ये सारी जो ना तीनों चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन जो फीचर्स हैं वो टार्डिव डिस्काइनेसिया के बन रहे हैं। एकथीसिया में पेशेंट रेस्टलेस होगा और पेसिंग करेगा, टार्डिव डिस्काइनेसिया में ये सारे फीचर्स होंगे और एक्यूट डिस्टोनिया के मैंने आपको बता दिए हैं। सो इसका आंसर था टार्डिव डिस्काइनेसिया। उसके बाद अ, आगे उसने एक और क्वेश्चन शिज़ोफ्रेनिया का पूछा हुआ है कि शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है और उसमें टॉर्सेड हो गया, तो वो किस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है? तो बेसिकली हैलोपेरिडोल का ऑप्शन उसने दिया हुआ है आपको, ठीक है। 3 ड्रग्स जो हैं इसमें थायोरिडाज़ोन, ज़िप्रेसिडोन एंड हैलोपेरिडोल। मोस्ट कॉमनली हैलोपेरिडोल ही यूज़ करते हैं हम मेडिसिन में, तो हैलोपेरिडोल आपने याद रखनी है कि इस वजह से टॉर्सेड्स हो रहा है पेशेंट को, इसका साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद रिवारोक्साबेन का एंटीडोट पूछा हुआ है, तो रिवारोक्साबेन जो है फैक्टर 10 इनहिबिटर होता है, हमें पता है। इसका एंटीडोट है एडेनोक्सिलेट अल्फा, और अगर ये अवेलेबल नहीं होगा फिर आपने प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट देना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म पूछी हुई है, तो मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन जो होती है ना वो ज़िरोसिस होती है, हाइपोथायराइडिज्म की ज़िरोसिस, ड्राई स्किन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बताया हुआ है कि एक क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है और उसको थायराइड इनलार्जमेंट हो गई है, और जब आपने उसकी वो करवाया है, जब उसके टेस्ट वगैरह किए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि आयोडीन जो कंट्रास्ट इनटेक है वो डिक्रीज़ हुआ हुआ है, ठीक है? और उसकी वास्कुलैरिटी भी डिक्रीज़ है, तो ये सारे फीचर्स हैं थायराइडाइटिस के। तो बेसिकली क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का हमने कहा था एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन में एक मैनिफेस्टेशन होती है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, तो ये इसका आंसर था ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ठीक है? इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़ फॉर्म नॉन टेंडर गोइटर हो जाता है, नॉन टेंडर गोइटर होता है पेशेंट को। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी के अलावा इंटरफेरॉन थेरेपी अब तो इतनी यूज़ नहीं होती, अगर करें तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आगे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें कहा हुआ है कि पेशेंट जो है ना उसने आर्टीरियल वेनस थ्रोम्बोसिस उसको डेवलप होता है बार-बार, तो कौन-सी एंटीबॉडी एसोसिएटेड है? मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी जो आपकी आर्टीरियल वेनस थ्रोम्बोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है वो एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होती है, जो हमें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में मिलती है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा एसोसिएशन एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी की है। उसके बाद एक क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि एक पेशेंट है वो आपके पास आया है और उसके मरमर आ रहा है, ठीक है? बैक पे मरमर सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इसका जो है, अगर हम इसमें डिस्कस करें तो ये होता है सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, जो आपको बैक पे सुनाई देता है इंटरस्कैपुलर रीजन, मतलब 2 स्कैपुलास के दरमियान में आपको एक मरमर सुनाई देगा बैक पे, तो वो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का मरमर होता है, ठीक है। बाकी हमें पता है कि इसमें वीपी डिफरेंस होता है, अपर और लोअर लिम्स का फेमरल पल्सेस वीक होती हैं, और ये क्यों होती है, नैरोइंग ऑफ एओर्टा डिस्टल टू सबक्लेवियन आर्टरी होता है। तो जो मरमर बैक पे सुनाई दे रहा है वो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का मरमर है। अगर आपको सेकंड उसने ऑप्शन दी हुई थी पोर्टल मरमर, तो पोर्टल मरमर बेसिकली एब्डोमेन पे हमें सुनाई देता है, कॉन्टिन्यूअस एब्डोमिनल मरमर, जो कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट में होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ओके।
ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम का था, ठीक है? इसमें उसने एंटीबॉडी पूछी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी आपके वेस्कुलाइटिस हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये ना आपके 10 टू 12 क्वेश्चंस तो सिर्फ वेस्कुलाइटिस ही ले जाते हैं, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये आपको अच्छी तरह आते हो ना, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम हमें पता है इसियोनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस होता है, उसमें पीएन का पॉज़िटिव होती है, बाकी हमने इसको बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन ना एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की आउटब्रेक का था, तो आपने याद रखना है कि जब भी एक्यूट गैस्ट्रो की आउटब्रेक होती है ना, नर्सिंग होम में हो, स्कूल में हो, बोर्डिंग स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, डे केयर सेंटर में हो, वो हमेशा नोरोवायरस की वजह से होती है, ठीक है? नोरोवायरस का स्प्रेड किस तरह होता है? फीको ओरल होता है या वोमिटस के थ्रू होता है और बहुत रैपिड स्प्रेड होता है। इसमें ये होता है कि आउटब्रेक में तो आपने क्लिनिकली ही डायग्नोज़ करना होता है कि नोरोवायरस है, क्योंकि ट्रीटमेंट उस तरह से कोई मेडिसिन तो देनी नहीं होती, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडली आप जो है ना पीसीआर कर सकते हैं स्टूल में, ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर है, ओके। आगे उसने बताया हुआ एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको टिनाइटिस हो रही है, हाइपरवेंटिलेशन हो रही है। आपने याद रखना है जब हाइपरवेंटिलेशन और टिनाइटिस के फीचर्स बताए होंगे, हमेशा वो सैलिसाइलेट की पॉइज़निंग होगी, ठीक है? हाइपरवेंटिलेशन से क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको बताया था कि सैलिसाइलेट पॉइज़निंग में जो भी हो रहा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट ही आपने देना है। अगर लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा या पेशेंट की वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिफ्रैक्टरी उसके सारे फीचर्स आ जाएँगे, फिर आप हीमोडायलिसिस करेंगे। ओके? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाइपरटेंशन है पेशेंट को और साथ मेनिंजियल साइन पॉज़िटिव है। जब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा और साथ मेनिंजियल साइन पॉज़िटिव है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को सबअरेक्नॉइड हेमरेज हुआ है। ठीक है? वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, पेशेंट को आपने 1 ग्राम सेफ्ट्राइज़ोन दी और उसके बाद पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो हमेशा वो क्लैमिडिया की वजह से हो रहा था। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, हर पेपर में रिपीट हो रहा होता है कि आपके पेशेंट जो है यूरिथ्रल डिस्चार्ज के साथ आया था, आपने सेफ्ट्राइज़ोन दी, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो क्लैमिडिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है लेशरी सिंड्रोम का। लेशरी सिंड्रोम जो है ना बेसिकली अ, ये क्या होता है वेस्कुलर कंडीशन है जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एब्डोमेन मतलब कंसीडर करने के एक वेस्कुलर डिजीज़ है, जैसे हमारी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट की वेस्कुलर डिजीज़ है, मोस्टली एब्डोमिनल एओर्टा और आइलिक आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करती है और इसकी वजह से क्या होगा कि क्लॉडिकेशन हो जाएगी बटक्स पे और थाइज़ पे, काफ्स पे, पेशेंट पे आपको फेमरल पल्सेस क्योंकि एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व कर रहा है तो फेमरल पल्सेस आपको एब्सेंट मिलेंगी, डिमिनिश्ड मिलेंगी और मेन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलेगा, ठीक है? तो लिशरी सिंड्रोम जो है ना उसने कोई भी उसका सिनेरियो नहीं बताया हुआ, बस नेम लिखा हुआ है। तो आपने उस पे जो है ना इसको थोड़ा-सा याद रखना है कि ये वेस्कुलर कंडीशन है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा और इसमें ये सारा कुछ होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोलूसा हंट सिंड्रोम का है। टोलूसा हंट सिंड्रोम बेसिकली है तो जैसे बाकी कंडीशन है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस वगैरह ये वो, लेकिन इसमें पेनफुल ऑप्थेल्मोप्लीजिया होता है। जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है ना, उसमें पेशेंट को बेसिकली इन्फेक्शन के साथ ना ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हुआ होता है, प्रोप्टोसिस ऑफ आईबॉल वगैरह होता है। लेकिन इसमें क्या होता है पेशेंट की आईबॉल वैसे ठीक होती है देखने में, लेकिन पेनफुल ऑप्थेल्मोप्लीजिया होता है। ये क्यों होता है? इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटोसिस इन्फेक्शन इन द कैवर्नस साइनस में होता है, सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर ऑर्बिटर एपेक्स मतलब तीनों में से कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। तो जो इन सब के फीचर्स हैं ना वो आ सकते हैं। बस ये है कि ऑप्थेल्मोप्लीजिया पेशेंट को पेनफुल होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि एमआरआई विद कंट्रास्ट करवाना होता है, ट्रीटमेंट में हमने हाई डोज़ स्टेरॉइड्स देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ होकम। अब होकम हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। उसने पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर उसका पूछा हुआ है होकम का। तो या मैंने आपको कहा था कि अगर पेशेंट की पहले वीटी की हिस्ट्री है या कार्डियक अरेस्ट की, सडन कार्डियक अरेस्ट की, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ, ये उसने ऑप्शन दिया हुआ है। अनएक्सप्लेन्ड सिनकपी, स्फीयरल लिफ्ट का हाइपरट्रॉफी, एब्नॉर्मल बीपी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, और होल्टर में नॉन स्पेसिफिक वीटी, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट या एट्रियल फिब्रिलेशन एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि मोस्टली वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ दे देता है आपको, लेकिन आपको हुक्म की हर चीज़ बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। आप पहले पेशेंट की जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है और अब आपने जब एक्स-रे कराया तो एक्स-रे पे आपको अपर लोब में एक मैस मिल गया। तो जब भी कोई ओल्ड टीबी या ओल्ड इन्फेक्शन हुआ और उसकी जो क्योंकि वो जिस जगह पे टीबी हुआ होता है ना वो वाली जो कैविटी वहाँ पे बनी रहती है, ठीक है? वो ठीक नहीं होती। तो वहाँ पे अगर मैस आपको मिल गया तो हमेशा वो एस्परजिलोमा का मैस होता है। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में जब भी वो आपको बताएगा ना कि ये क्वेश्चन भी हर पेपर में रिपीट होता है कि आरए पॉजिटिव है या अगर आरए पॉजिटिव नहीं भी बताता वो होता है जॉइंट पेन्स का पेशेंट है, ये वो पहले से आरए के फीचर हैं सारे और सडन पेन हुई एट द बैक ऑफ नी तो हमेशा वो रप्चर ऑफ बेकर सिस्ट होती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? अल्ट्रासाउंड ऑफ द नी।
उसके बाद जब अगर कार्सिनोमा कोलन पेशेंट ने डेवलप किया तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी होती है? आपने कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन किट से करनी होती है, उसका प्रोग्नोसिस देखने के लिए, उसमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए, ठीक है? आगे आपका क्वेश्चन है जी, ओके, उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओबीज़ फीमेल है और उसमें एलएफटीज़ आपको डिरेंज मिल गए हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि जो नेफॉल्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि नेफॉल्ट जो होता है ना, हम लोग इसको अंडर डायग्नोज करते हैं। ये मेरे पार्ट 2 में टॉक्स का स्टेशन था नेफॉल्ट, ठीक है? अब मेरे एक अटेम्प्ट में क्लिनिकल में एक ओबीज़ पेशेंट था, ठीक है? वो उसमें बेसिकली उसमें लिवर भी नहीं मिल रहा था, वो इतना ओबीज़ था। उसमें लिवर नहीं मिल रहा था, उसमें कुछ और भी नहीं मिल रहा था और वो हम सब कन्फ्यूज़ थे अपनी फाइंडिंग में, और मैंने अपने जब डिफरेंशियल्स में मैंने फ़ॉल्ट को रखा ही नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं था। हम लोग जब अपने नॉर्मली केसेस करते हैं इन द वार्ड या नॉर्मल डे टू डे पेशेंट्स देखते हैं, तो हमने फ़ॉल्ट तो सोचते ही नहीं है। तो नेफॉल्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अब अगर आपको ओबेसिटी के साथ एलएफटी रेंज बताए जाएँ क्वेश्चन में, तो आपने डिफ़ॉल्ट और नैश ज़रूर सोचना है। आपको ओबेसिटी मिलेगी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस मिलेगा, डिसलिपिडीमिया मिलेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी एसोसिएशंस हैं इसकी, ठीक है? इसमें बेसिकली नेफॉल्ट जो-सा होता है ना, उसमें हमें पता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है, फैटी लिवर डिज़ीज़ है। जो नैश होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, जब पेशेंट जो है वो एलएफटीज़ डिरेंज करने लग जाएगा ना, तो वो नैश बन जाएगा, ठीक है? अब ये है कि इसमें इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, वो लिवर बायोप्सी होती है। लिवर बायोप्सी कभी भी आपकी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, ठीक है? इसमें आपको लिवर बायोप्सी में क्या मिलेगा? मैक्रोवेसिकुलर स्टीटोसिस मिलेगा। आगे अगर हम नेफॉल्ट की ट्रीटमेंट डिस्कस करें, तो पायोग्लिटाज़ोन, विटामिन ई एंड स्टैटिन्स, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि टॉक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एंटीजोवन एंटीबॉडी दी हुई है, पूछा हुआ है एंटीजोवन एंटीबॉडी की जो होती है ना एसोसिएशन, वो डर्मेटो के साथ नहीं होती, बेसिकली पोलीमायोसाइटिस के साथ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एंटी सिंथेटेस सिंड्रोम। एंटी सिंथेटेस सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, पेशेंट को डिस्फेजिया और लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ-साथ पेशेंट के मैकेनिक्स हैंड्स होते हैं। तो जोवन उसके साथ होती है और एनडीएमआई2 स्पेसिफिकली डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है? अब उन्होंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, ओल्ड लेडी आपके पास आई है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट है, जीएफआर 30 से कम है, ठीक है? और अब उसको नेक और फीमर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है? तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वो हमें पता है कि नेक और फीमर फ्रैक्चर ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से भी हो सकता है, और वो बोन डिफॉर्मिटीज ड्यू टू सीकेडी भी हो सकता है, ठीक है? तो उसने इसलिए दोनों चीज़ें दी कि आप उसमें क्या सोचेंगे, ओल्ड लेडी आपके पास आई है, सीकेडी है, अगर उसको नेक और फीमर फ्रैक्चर हुआ है, तो सबसे पहले फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस ही सोचना है, आपने सीकेडी को सेकंड नंबर पे रखना है, ठीक है? क्योंकि ओल्ड लेडी पोस्ट मेनोपॉज़ल में सबसे कॉमन कॉज़ कौन-सी होती है ना, वो ऑस्टियोपोरोसिस ही होती है। तो सेकंड नंबर पे फिर आपको सीकेडी रिलेटेड बोन डिज़ीज़ मिल जाएगी। उसके बाद आगे उसने क्या बताया, इक्वेशन उसके बाद उसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है और अब वो पैनसाइटोपिनिया के साथ आपके पास आया है। तो आपने याद रखना है कि रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट में मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स हैं जो पैनसाइटोपिनिया की करती हैं, वो एज़ाथायोप्रिन होती है, एमएमएफ होती है, साइक्लोस्पोरिन ट्राइक्लोडर्मा। उसने ना ये सब ऑप्शंस में वो आपको नहीं देगा, इसमें से एक ही ड्रग देगा, उसने एमएमएफ का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें से एमएमएफ बनती है, माइक्लोफिनोलेट मॉर्फिटेल, ठीक है? जो सेल्सेप्ट के नाम से आती है। बाकी एज़ा भी याद रखनी है, साइक्लोस्पोरिन ट्राइक्लोडर्मा, क्योंकि ये सब कॉमन ड्रग्स हैं। उसके बाद पेशेंट की क्रॉनिक हिस्ट्री है पेन एपिगैस्ट्रियम की, और वो जब राइट साइड पे पेशेंट टर्न लेता है, तो उस टाइम भी उसको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जब इस तरह का कोई फीचर बताया होगा, तो वो लिवर एब्सेस होती है, और लिवर एब्सेस की उसने फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है, तो आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है, ठीक है? फिर उसने क्वेश्चन दिया हुआ था कि लीनियर आईजीजी डेपोज़िशन है पेशेंट की, और साथ आरएफटीज़ रैपिडली डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिरेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली गुड पॉस्चर सिंड्रोम होता है, और गुड पॉस्चर सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है प्लाज्माफेरेसिस, उसके बाद आप स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हीमोक्रोमेटोसिस की ट्रीटमेंट का पूछा हुआ है। हीमोक्रोमेटोसिस का ट्रीटमेंट का वो सीधा-सीधा क्वेश्चन नहीं आपको देता। वो आपको बताएगा कि एक पेशेंट है, उसकी एचबी है जी 10, और आपने अब उसको ट्रीट करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने याद रखना है कि इसकी मेनस्टे ट्रीटमेंट हमेशा थेरेप्यूटिक फ्लेबोटमी ही होती है। 500 एमएल हम वीकली और बाई वीकली रिमूव करते हैं, और आपका टारगेट होता है कि फेरेटिन 50 टू 100 नैनोग्राम पर एमएल ओ। उसके बाद जब भी आपको टारगेट अचीव हो जाता है, तो फिर आप 2 टू 4 मंथली मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन ये हेरिडिटरी प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस के लिए। जो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होता है, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस किन पेशेंट्स में डेवलप होता है, जिनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स आप कर रहे होते हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं। उसमें तो आप फिर ब्लड नहीं रिमूव कर सकते, उसमें फिर आप डेस्पिरोक्सामिन और डिफेजिरोक्स देते हैं, आयरन चेलेशन।
आप जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है, उसमें आपने आयरन चिलेशन कब किस टाइम देनी है, ठीक है? उसमें देनी है अगर पेशेंट की एचबी 11 से कम है। आपने कट ऑफ पॉइंट याद रखना है, हम एचबी 10 को भी जो है ना इतना कम कंसीडर नहीं करते। वो आपको एग्ज़ाम में कभी भी 8 या 7 एचबी नहीं बताएगा, क्योंकि उससे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को एनीमिया है। वो आपको हमेशा 10 से 10.5 की एचबी बताएगा, ताकि आप कन्फ्यूज़ होके क्वेश्चन को गलत कर लें। तो जैसे ही एचबी कट ऑफ 11 से कम हो गई, आपने फ्लेबोटमी नहीं करनी, आपने पेशेंट को डेस्पिरोक्सामिन या डिफेजिरॉक्स देनी है, ठीक है? एक तो सीवियर एनीमिया में आपने नहीं करनी होती, फ्लेबोटमी हार्ट फेलियर में नहीं करनी होती, हाइपोटेंशन में नहीं करनी होती, सेकेंडरी आयरन ओवरलोड जो हमने ऊपर पढ़ लिया। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद पेनिसिलामिन के एडवर्स इफेक्ट की परसेंटेज पूछी हुई है, उसने 30 टू 50% है। अगर वो आपको 30 टू 50% की रेंज नहीं बताता, तो फिर आपने याद रखना है कि 30%। मैंने आपको कहा था जो आपका इनिशियल कट ऑफ होता है ना, आपने आंसर में वो लिखना होता है। अगर वो आपको 30 टू 50% बताता है तो ये है। अगर वो आपको ऑप्शन में 30% लग देता है, 50% लग देता है, जो कि सीपीएससी वाले ऐसे ही करेंगे, तो आपने इसके ऑप्शन में 30% सिलेक्ट करना है, ठीक है? और मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो है ना, मतलब ये जनरलाइज़ था, इसमें से अगर वो पूछा जाए मोस्ट कॉमन वो स्किन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? उसके बाद एब्डोमिनल सर्जरी का पेशेंट था, उसके बाद जो डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होगी, तो हमें पता है वो नेल्सन सिंड्रोम में होता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्प्टोमेटिक हाइपरस्प्लेनिज्म। जो होता है ना सिम्प्टोमेटिक हाइपरस्प्लेनिज्म का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को एनीमिया स्प्लीनोमेगेली है और साथ पेशेंट को एनीमिया होना शुरू हो गया है। तो ये क्या होता है सिम्प्टोमेटिक हाइपरस्प्लेनिज्म? अब उसने बताया हुआ है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको एनीमिया है, पैनसाइटोपिनिया और साथ उसको स्प्लीनोमेगेली है, तो अब आपने बेस्ट ट्रीटमेंट आपकी क्या है? तो जब आपका सिम्प्टोमेटिक हाइपरस्प्लेनिज्म हो जाएगा ना, हमेशा उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट स्प्लीनेक्टमी होती है। जब तक स्प्लीन आपको तंग नहीं करी तब तक आप स्प्लीन को ना छेड़ें। अगर स्प्लीन ने तंग करना शुरू कर दिया है, एनीमिया होने लग गया, पैनसाइटोपिनिया होने लग गया है, पेशेंट की एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बहुत वर्स होने लग गया, तो फिर आप स्प्लीनेक्टमी कर देंगे, ठीक है? अब स्प्लीनेक्टमी कौन-सी चीज़ें ऐसी है जिसमें फर्स्ट चॉइस नहीं होती? मतलब स्प्लीनोमेगेली तो हमारी और भी कंडीशंस में होती है, लेकिन उनमें फिर आपने स्प्लीनेक्टमी नहीं करनी होती। पोर्टल हाइपरटेंशन क्योंकि वो स्प्लीन की वज़ह से नहीं हो रही। हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी और एक पुअर सर्जिकल कैंडिडेट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आपके पास एक यंग बॉय प्रेज़ेंट हुआ है विद ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड हेयर्स, ठीक है? अब आपका क्या डायग्नोसिस है? आपने याद रखना है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस विद अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हेयर ना, ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्यों होती है? सर्टोलाइज सेल ट्यूमर होगा पेशेंट में, मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है और उसकी वजह से उसको ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है? अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है विरिलाइजेशन के साथ, यंग बॉय विरिलाइजेशन के फीचर्स के साथ आता है, तो वो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हुआ है, वो लीडिंग सेल ट्यूमर होता है। अगर आपके पास पेशेंट ब्रेस्ट टेंडरनेस और हेयर के साथ आ रहा है, तो वो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है जो सर्टोलाइज सेल ट्यूमर की वजह से हो रही है, एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है, ठीक है? अगर पेशेंट एचसीजी सिक्रीटिंग ट्यूमर जर्म सेल है, तो उसमें भी गायनिकोमेस्टिया होता है। तो ये तीनों के डिफरेंस आपने याद रखना है। उसका आंसर बन रहा था सर्टोलाइज सेल ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पेशेंट विद डायरिया एंड स्किन लीयंस। तो उसमें ना उसने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, सिलिक डिसीज भी दिया हुआ है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ना सीपीएसपी ये क्वेश्चन सारे वही होते हैं, टॉपिक्स भी वही होते हैं, बस वो आपको ना या तो स्टेम में कंफ्यूज करते हैं या वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करते हैं। अगर पेशेंट को अकेली स्किन लीयंस बताई होंगी, क्योंकि सिलिक डिजीज समटाइम्स विदाउट डायरिया भी डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के साथ प्रेजेंट करता है। जब वो डायरिया नहीं बताएगा तो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस आप कह सकते हैं, लेकिन जब उसने डायरिया बता दिया तो हमेशा सीलिक डिजीज़ है। वो आपसे कंडीशन नहीं पूछ रहा, वो आपसे डिजीज़ पूछ रहा है कि पेशेंट को क्या है, तो सीलिक डिजीज़ है। आगे, उसने कहा हुआ है कि एक पेशेंट आपके पास एसीटीएच ज़्यादा के साथ आया है, आपने उसको हाई डोज़ डेक्सामेथासोन दिया है और पेशेंट जो है वो उसका एसीटीएच प्रेस नहीं हुआ, तो उसका आंसर है एक्टोपिक एसीटीएच। मैंने आपको बताया था कि जो एक्टोपिक एसीटीएच है होता है ना, जो आपका सेकेंडरी होता है कुशिंग, जो कुशिंग डिज़ीज़ होता है, जो पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा होता है एसीटीएच, तो वो आपके हाई डोज़ डेक्सामेथासोन से सप्रेस हो जाता है। लेकिन जो एक्टोपिक होता है, जो किसी मेलिग्नेंसी वगैरह से ज़्यादा हो रहा होता है, वो आपके हाई डोज़ से सप्रेस नहीं होता। तो इसका आंसर था एक्टोपिक एसीटीएच, ठीक है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1 सेकंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी अब, कि डायलेटेड प्यूपिल है पेशेंट की और यूरिनरी रिटेंशन के साथ आया। तो जब भी पेशेंट आपके पास यूरिनरी रिटेंशन विद डायलेटेड प्यूपिल आएगा, ये एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज़ होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आपकी क्या-क्या होती हैं? एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, ठीक है? टीसीए वगैरह एंटी डिप्रेसेंट्स, तो इनका एंटीडोट क्या होता है? फाइसोस्टिग्मीन होता है, ठीक है? तो इसमें आपने फाइसोस्टिग्मीन देना है। इसका आंसर उसने पूछा हुआ था फाइसोस्टिग्मीन। अब जो हाइड्रोक्सी कोबैलामिन हाइड्रोक्सिलामीन है ना,
ये ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली मेथिमोग्लोबिनीमिया कराता है। मेथिमोग्लोबिनीमिया हमने पहले डिस्कस किया। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है इसका एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसका आंसर है फाइसोस्टिकमीन, इसके ट्रीटमेंट के लिए। आगे क्वेश्चन है, उसमें बताया हुआ है कि पेशेंट को ना आपने जब एको की है तो आपको पल्मोनरी आर्टरी थिकेंड मिली है और साथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। उसका उसने आंसर में पूछा हुआ है कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या क्रॉनिक लंग डिजीज है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो फाइंडिंग्स है ना वो किस वजह से हो रही है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है। मतलब कॉज इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कॉज आगे कुछ भी हो सकती है। तो जो मेन फाइंडिंग आपको मिली है ना, पल्मोनरी थिकंड पल्मोनरी आर्टरी विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से मिली है। तो इसका आंसर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। फिर आगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिस भी वजह से हो जाए पेशेंट को, ठीक है, वो हमें नहीं पता ना, उसने हिस्ट्री दी हुई है। आगे उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ 1 सेकेंड। ओके, उसने ना वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमने बाइकार्बोनेट 38 बताया हुआ है, मतलब मेटाबॉलिक एल्कलिसिस बताया हुआ है, विटामिन डी 50 है वो। ये बेसिकली मिल्क एल्कली सिंड्रोम जो है ना, क्लासिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, एक्सेस कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम क्या है, एक एल्कली है, ठीक है। इसमें कॉज मोस्टली एक्सेस इंटेक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ट्राइड आपको मिलेगा, पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, एक्यूट किडनी इंजरी होगी, ठीक है। जब ये ट्राइड आपको बता देगा हाइपर कैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एक्यूट किडनी इंजरी, आपने याद रखना है मिल्क एल्कली सिंड्रोम हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आपने कैल्शियम को और एल्कली इंटेक को डिक्रीज करना है, स्टॉप करना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, लूप डायरेटिक्स, जो हाइपर कैल्सीमिया का ट्रीटमेंट होता है वो सारा कुछ वो करना है, ठीक है। लेकिन मिल्क एल्कली सिंड्रोम का डायग्नोसिस उसने पूछा हुआ था। मिल्क एल्कली सिंड्रोम आपको कंफ्यूज कर सकता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म के साथ। लेकिन क्या होता है कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म में पता है पीटीएच ज्यादा होता है, लेकिन जो मिल्क एल्कली सिंड्रोम में इसमें पीटीएच या लो होगा या नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रेग्नेंट लेडी आपके पास प्रेजेंट हुई है पीवी ब्लीड के साथ, एचबी भी कम है, प्लेटलेट भी कम है, पीटी एबिलिटी ज्यादा हुआ है। तो ये सारा कुछ किसका फीचर बन रहा है, डीआईसी का बन रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर चीज ठीक करनी पड़ेगी। आपको एचबी के लिए पैक्ड आरबीसीज देने पड़ेंगे क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है। साथ आपको पेशेंट को प्लेटलेट्स देने पड़ेंगे, उसके लिए प्लेटलेट के लिए, और पीटी एबिलिटी रेंज है तो एफएफपीज देने पड़ेंगे। बेसिकली आंसर तो ये होना चाहिए कि ये तीनों चीजें हमने अलग अलग देनी है, लेकिन अगर वो फिर आपको होल ब्लड का ऑप्शन देता है तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे उसने बताया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ फीवर विद पैनसाइटोपिनिया, रेटिक डिक्रीज। आपने याद रखना है कि अगर पैनसाइटोपिनिया के साथ जब रेटिक इंक्रीज होता है वो हिमोलिटिक एनीमिया होता है, लेकिन जब रेटिक डिक्रीज होते हैं तो वो ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इसका आंसर ए प्लास्टिक एनीमिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमेशा हमेशा ये बात याद रखना है कि जो क्रॉन्स और अल्सरेटिव है ना, ये आपको पेपर में कंफ्यूज करेंगे आपसे। कभी वो क्रॉन्स की कोई फाइंडिंग दे देगा, कभी अल्सरेटिव की। तो मेरे क्वेश्चन में भी अल्सरेटिव का क्रिप्ट एप्सिस ही दिया हुआ था। तो क्रिप्ट एप्सिस इज बेसिकली क्लासिक फाइंडिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। वो सारा कुछ आपको कंफ्यूजिंग से बता के एंड बता देगा कि क्रिप्ट एप्सिस मिल गया। तो आपने याद रखना है क्रिप्ट एप्सिस आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे उसने एक क्वेश्चन बताया हुआ था, इलियोसिकल टीबी, ये सेफ्रॉन में ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं। मैं बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर है पेशेंट को, तो मैंने बताया था उसमें आपने स्टेंटिंग करनी है, ठीक है। एसीमीटर वाला भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद प्रोटीन ड्यूसिंग इंटेरोपैथी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोटीन ड्यूसिंग इंटेरोपैथी बेसिकली एक्सेस लॉस ऑफ प्रोटीन किस में होता है, जीआई ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन तो किसी कहीं पे भी लॉस हो सकता है, वो किडनी से मोस्टली लॉस हो रहा था, लेकिन अगर वो जीआई ट्रैक्ट से लॉस हो रहा है तो वो होता है प्रोटीन लॉसिंग इंटेरोपैथी। और इसमें क्या होगा, पेशेंट को हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है विदाउट प्रोटीनूरिया, ठीक है, क्योंकि वो स्टूल में एल्ब्यूमिन सारा आपका जा रहा है। तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पूछा हुआ है। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो आपने स्टूल में करना होता है, ठीक है। और सेकेंडली आप फीकल फैक्ट एस्टिमेशन कर देते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड आपने स्टूल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल इसमें करने थे। फिर आगे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो आपको ना ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये मतलब सिंगल लाइन हमें पता है सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आते। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो आपको कैसे सिनेरियो देगा, वो आपको बताएगा कि एक पेशेंट है, उसको सडन चेस्ट पेन हुई, फिर उसका बीपी ड्रॉप हो गया, अब उसकी पल्स फीबल है, पेशेंट जो है वो सेमी कॉन्शियस होना शुरू हो गया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। मतलब वो आपको सारे बताएगा। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट शॉक में आपके पास प्रेजेंट करेगा, तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट से इमरजेंसी, और उसमें पेशेंट को आपने फॉरन थ्रोम्बोलाइसिस देना है, मतलब आपने फॉरन पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना है, टीपीए देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आगे एक क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग था, उसमें कुछ बताया नहीं हुआ, तो मैंने इसमें ना टॉपिक लिख दिया है कि क्या हो सकता है। जो आपका पेशेंट जो है ना, कार्डिक एमाइलोडोसिस क्या होता है कि आपको पेशेंट में स्टिफ वेंट्रिकल्स मिलेंगे, डायस्टोलिक डिसफंक्शन मिलेगा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मिलेगी, ठीक है।
पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा, वैसे तो वो कार्डिक फीचर्स ही होंगे, लेकिन लो वोल्टेज ईसीजी, एरिथमियाज एंड हार्ट फेलियर। इन्वेस्टिगेशन जब आप एको करेंगे ना, तो इसमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन और स्पेकल्ड मायोकार्डियम होता है, ठीक है। जब आप इसका कार्डिक एमआरआई करते हैं तो लेट गैडोलिनियम इन्हांसमेंट होती है। तो ये सारी चीजें कार्डिक अमाइलोइडोसिस की। अगर आप आगे वाली बात करें ना, तो जो आपका होता है ना ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये बेसिकली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करती है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मैंने आपको बताया था, उसके सारे फीचर्स हाइपरट्रॉफिक हुक्म जो हम पढ़ चुके हैं, दैट्स हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि जो पेशेंट है अंदर से, मतलब अगर उसके अंदर एमोइलेट की डेपोजिशन होने लगी है तो अंदर स्पेस ही खत्म होती जाएगी वेंट्रिकल्स में, इसलिए वो स्टिफ हो जाएंगे और फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, इसने अंदर जाके ग्लाइकोजन को उस तरह स्टोर नहीं करना, लेकिन इसने क्या करना है कि हाइपरट्रॉफी कर देनी है, बड़ा कर देना है उसको। तो वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसके फीचर्स हाइपरट्रॉफी वाले होंगे, ठीक है। तो आपने उनके पीछे जो फीचर्स देखना है कि रिस्ट्रिक्टिव वाले फीचर्स एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन, स्पेक्टर्ड मायोकार्डियम, ये कार्डियक अमाइलोइडोसिस में है। और बाकी वो इस तरह है, ठीक है। ये आपका था फरवरी 2025 वाला पेपर। अब इसमें ये है कि क्वेश्चंस जो थे वो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, सेकेंडली वही बात है कि मैंने एसिड बेस डिसऑर्डर्स, आरटीए वाले, बार्टर लिडल, ये सारा कुछ जो है वो अंदर से स्किप किया है क्योंकि उनकी स्टेम्स नहीं प्रॉपर होती। और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना, एमाइड्रोन इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे अंदर से स्किप कर दिए। तो ये हमारा फरवरी 2025 वाला पेपर हो गया। मैं आपको अभी अगस्त 25 वाला पेपर करवा देती हूँ।